आज की कहानी है अमेरिका से सुषम बेदी की नई शर्तें। सुनिए वैदेही के स्वर में। राधा न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का एक लेख पढ़ रही थी। किसी पत्रकार ने लिखा था कि अगर मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया होता तो रोमियो जूलियट की त्रासदी होती ही नहीं। बात बहुत सही लगी। सचमुच अगर हीर रांझा के पास या सोनी महिवाल के पास भी मोबाइल फोन होते तो त्रासदी का मौका ही न बनता। देखा जाए तो ज़्यादातर कहानियों की त्रासदी की वजह ही यही होती है कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, दिल की बात नहीं बता पाए। राधा सोचने लगी कि मोबाइल होते तो संसार की आधी से ज़्यादा प्रेम कहानियाँ तो अपनी कहानियाँ थी खो बैठती। त्रासदी अभी भी हो सकती है। ट्रेजेडी के आकार और रूप कहीं बदल गए हैं। कहता था, मम्मी जब तक आप नहीं अप्रूव करेंगी मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। एक सहेली से तोड़ दी थी बात, वरना शादी की बात पक्की तो हो ही गई थी। कहता, मम्मी वह आपको उतना पसंद नहीं करती, बाद में मुश्किल होगी। जिससे शादी की वह तो माँ की ही चुनी हुई थी, किसे दोष दें। राधा के कान में उसके वाक्य गूंजते हैं, आप दोनों के झगड़े टेंशन मेरी बर्दाश्त के बाहर हैं। मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कब उसने यह फैसला किया कि इस टेंशन का इलाज माँ को बाहर धकेलना है, यह राधा की बिल्कुल समझ में नहीं आता। राधा तो रजत को सारे संसार से छुपाकर बस अपनी गोद में लिए थी कि कहीं से भी कोई बोझ या गलत सलत उसके बेटे को न छू ले। किस तरह शेरनी की तरह रक्षा करती रही थी उसकी। कोई कुछ कहे तो उसे बस राक्षसी की तरह उसके पीछे पड़ जाती थी। उसे याद है जब वह अपनी बहन के साथ रह रही थी और जीजा जी ने रजत में नुक्स निकालते हुए कहा, यह लड़का थोड़ा सुस्त है, कुछ काम कहो तो उठने में ही आधा घंटा लगा देता है। बस उनके मुंह से वाक्य निकला नहीं कि रत्ना उन पर चढ़ बैठी थी। हाँ हाँ, आप चाहते हैं कि वह बस आपकी नौकरी करता फिरे। मेरा लड़का आप लोगों की सेवा के लिए नहीं बना है। उसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। आलतू फालतू के कामों में वक्त गुजार देगा तो फिर बेचारा पढ़ने की फुर्सत कब पाएगा। यहाँ तक कि एक बार वह भारत में थी जब छोटी बेटी का भारी एक्सीडेंट हुआ था। वह सारी दुनिया जहान को फ़ोन करती फिरी कि वह उनके आने तक बेटी के पास पहुँचे अस्पताल में। पर जब बहन ने कहा कि रजत को कहो ना, तो राधा का जवाब यही था, उस बेचारे के बड़े ज़रूरी इम्तहान हैं, उसे कैसे कहूँ। बेचारा इम्तहान बीच में छोड़कर कैसे आएगा। अपनी बेटियों तक से अपने बेटे को बचाया, कहीं कोई उस पर दबाव न डाले। पति की मौत के बाद यही एक निशानी थी उनकी। हर तरह से सहेज के रखना चाहती थी, जरा सी भी आंच ना आए बेचारे को। आखिर अब वही तो उसका सहारा था। उसे भी कुछ हो गया तो। यही तो उसने उसकी नई बहू से भी कहा था, जान से भी प्यारा है रजत, बहुत ख्याल करना उसका। तेरे हाथ में सौंप रही हूँ अपनी सारी पूंजी, बहुत संभाल के रखना। और अब बहू ने संभाल ही लिया है उसे पूरी तरह से। यहाँ तक कि अब वह उसे उसकी माँ से भी बचाती है। माँ जैसे कि कोई बाहर से आई हुई दूर की रिश्तेदारनी हो। जैसे कि माँ को पता ना हो कि बेटे का सुख किसमें है, कि बेटे को क्या और क्या नहीं पसंद है। बहू पहले कहा करती थी, आप मुझसे सीधी बात कीजिए ना, उनको क्यों परेशान करती हैं। राधा चौंक जाती, मैं परेशान करती हूँ अपने बेटे को? मेरी बात से वह परेशान होता है? जवाब मिला था, और क्या। आप हमेशा मुझे सिखलाती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ। आपको मेरा हर काम गलत लगता है। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? या आखिर समझते हैं मेरी तकलीफ को? मैं कुछ कहूँ तो आप क्या का क्या बनाकर उनसे कहना चाहती हैं। उनको यह सब पसंद नहीं। राधा को लगा कि कुछ दिन बेटी के पास चली जाए तो बेटे बहू को उससे कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाएगी। फिर बेटे का तबादला भी हो रहा था। कुछ दिन बेटी के यहाँ रहकर सीधे फिर उनके नए घर में ही पहुंचेंगी। इसी बात को ध्यान में रख उसने बेटे बहू से कहा था
कि जाने से पहले मेरा सामान बिट्टी के यहाँ ही भिजवा देना, वरना तुम्हारे सामान में हिल मिल कर इधर उधर ना हो जाए। बेटे ने तो पूरा का पूरा सामान भिजवा दिया, मुड़ के यह भी न पूछा कि लौटना कब है। राधा को तब भी यह अंदाज नहीं हुआ था कि सामान के जरिए से खुद राधा को ही घर से निकाला जा रहा था। बस अब कोई खोज खबर नहीं, तबादले वाली जगह का पता भी नहीं दिया। सेलफोन का नंबर तो वही है, पर कोई उठाता नहीं, सिर्फ आंसरिंग मशीन चलती है। बेटा अपनी बहन से भी बात नहीं करता, माँ से जो कोई भी जुड़ा है उसी से काट लिया, शायद इसलिए कि माँ के पास उस तक पहुँचने का कोई रास्ता ही ना बचे। अब एक बार माँ की गिरह से निकला तो बस माँ का ही न रहा। यह कैसे हो गया? वह पराई लड़की इतनी महत्व वाली हो गई कि उसके साय में ऐसा सिमटा है कि माँ के होने तक को भूल गया। लिखो तो जवाब नहीं, फोन करो तो जवाबी मशीन, संदेश छोड़े हजारों, पर जैसे कोई रहता ही नहीं वहाँ। पर रहता है ऐसा तो बिटिया ने पता लगवा ही लिया था, फिर माँ से क्यों ऐसे ओठ किए हैं? कोई ऐसी बात, कम से कम खुलकर तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। मुंह से तो कभी बुरा भला नहीं कहा उसने बेटे को, तब ऐसा कैसे हो गया? माँ की गोद से उतरा तो सीधे पत्नी की गोद में, पर माँ को बुलाना क्या जरूरी था? क्या वे एक म्यान की दो तलवारें हैं? ओह, बस चुपचाप पड़ा रहने दे माँ को। कुछ नहीं कहूंगी तेरी बहू से, एक बार बात तो कर ले। ऐसी घनघोर चुप्पी। रजत ने कहा तो था, एक व्यक्ति किसी एक का ही पूरी तरह से हो सकता है, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अटेंगी ही नहीं तो क्या कर लीजिएगा? राधा का जी तड़फड़ाता है, जैसे पेचकस में कस दिया गया हो। यूं तो वह बरसों से विधवा थी। रजत तो 5 ही साल का था जब पति की मौत हुई। शुरू के साल जिस विपदा में कटे उसकी भगवान ही जानता है, पर नौकरी मिलने से संभल गई। फिर यहाँ आकर जी तोड़ मेहनत कर बच्चों को पढ़ा लिखा अच्छी तरह से सेटल कर दिया, तो मन में अपने धर्म कर्म पूरा करने का बहुत संतोष था। इसीलिए उसे अरसे तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वह अकेली है। जिस बच्चे उसकी तरह जिंदगी में शामिल थे, या जिस तरह से वह बच्चों की जिंदगी में शामिल थी, उसे कभी विधवा होना महसूस नहीं हुआ। फिर बेटा, बेटा कहाँ था? वह तो घर का आदमी था, इकलौता आदमी, घर वाला। पति न हो तो बेटा ही बन जाता है घर का रखवाला, यानी कि घर वाला। यूं बहनें बड़ी थीं, इसलिए उसे बड़ा न मानती, उसी को उनकी बात माननी पड़ती, वरना झगड़ा मच जाता। बहन कहती, तू छोटा है, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। उसका जवाब होता, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। भाई बहनों के ये झगड़े तो चलते ही रहते हैं। राधा ने कभी इसे कोई तूल नहीं दी। जो जब गलत लगा तो उसे फटकार दिया, कोई ज़्यादा ऊंचा बोल पड़ा तो उसे चुप करा दिया। ये कोई मन में लगाने वाली बातें तो नहीं होती ना। पर बहनों को भी पता तो था ही कि रजत खास था, सबसे छोटा भी तो था। जब कॉलेज गया था, अपनी स्टोर की छोटी सी नौकरी पर भी उधार लेकर उसने रजत को गाड़ी खरीद दी थी। कहाँ बसों में धक्के खाकर आएगा? अपनी मर्जी से जब मन हो गाड़ी चलाकर आ जाना। बेटियों ने ताना भी मारा था, मम्मी हमको तो कॉलेज में गाड़ी लेकर दी नहीं। रत्ना ने उनको चुप करा दिया था, तुमको पढ़ा लिखा दिया, शादियां की, चंगा भला दहेज दे दिया, अब तुम अपने आदमियों के साथ खुश रहो, गाड़ियां भी हैं तुम्हारे पास, मुझे तो इस बेटे का ही करना है ना। तुम तो अपने घर की हो गई, और कौन है आगे मेरा? अब सब कुछ इसी का तो है। तब ऐसा नहीं लगा था कि अपने बच्चे की गाड़ी खरीद कर दे रही है, ऐसा लगा था कि जैसे बेटियों के पतियों के पास गाड़ियां हैं, वैसे ही उसके बेटे के पास भी, यानी कि राधा के यहाँ भी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी रजत के पास कॉलेज में ही रहती, पर जब वह घर आता और गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हो जाती तो राधा को लगता, हमारी भी गाड़ी है, हम भी जब चाहें जहाँ चाहें घूम सकते हैं। माँ बेटे में अपना पराया होता ही कब है? जो माँ का
वही बेटे का, जो बेटे का वही माँ का। ऐसे ही तो मानता था रजत भी। हमेशा हमारा घर, हमारी गाड़ी, सारे सपने एक साथ देखे जाते। फिर वे दोनों माँ बेटे गए भी थे, बॉस्टन, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया, शिकागो, एक बार कैलिफोर्निया भी गए थे। पर वहां तक हवाई जहाज से गए थे और सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। गाड़ी किराए पर ली थी। रजत के साथ वह सारी जगह घूमी थी, यसुमती, लेक टाहो, लास वेगास, सैन डिएगो वगैरह वगैरह। बड़े गर्व से वह सबको कहती फिरती, मुझे तो मेरा बेटा बड़ा घुमाता है। रजत का मतलब था रजत और राधा, राधा के मृत पति पवन कुमार का जीवित प्रतीक रजत। बहुत अरसे बाद राधा के जीवन में फिर से यौवन आ गया था। रजत का चेहरा देखती और अतीत में पहुंच जाती, कल्पना करती अपने रूप की, यौवन की चाह की, पति के प्यार की, स्पर्शों की, खिलवाड़ों की, छिड़कानियों की। सब कुछ कल की बात की तरह हरा हो जाता। वह फिर से पवन कुमार के साथ जी रही थी। वह रजत से पवन की बात करती रहती। तेरे पापा मुझे बहुत घुमाते थे। वो तो कहते थे तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। चल, वे नहीं दिखा सके तो तू तो घुमा ही रहा है अमेरिका। रजत माँ की तारीफ से फूल कर कुप्पा हो जाता। कहने लगता, मम्मी आपको इतना घुमाऊंगा, ऐसी ऐसी जगह ले जाऊंगा कि पापा भी क्या ही ले जाते। और माँ की मुस्कान उसे 7वें तले पर पहुंचा देती। पर आज यूं पवन कुमार आज होते तो अधेड़ या बूढ़े लगते, पर राधा के लिए नहीं, कतई नहीं। उनकी सज्जनता, उनकी गरिमा तो आज भी वैसी ही होती। ठीक है, चेहरे पर उम्र आ भी जाए, पर व्यक्ति गुनहगार का व्यक्तित्व तो नहीं बदलता ना। उनका बूढ़ापन वे बिल्कुल नहीं देख पाती। अपने हर बिंब में वे युवा ही होते। उसी उम्र में छप गया था चेहरा जिसमें गए थे उनके 36 वर्ष के युवा पवन कुमार। बल्कि जो तस्वीर घर में लगी थी वह साल भर पहले की थी। वही चेहरा था अब राधा की आंखों में, तस्वीर वाला चेहरा। असल चेहरा तो जाने कब का धुंधला सा गया था। रजत भी तो लगभग उसी उम्र में था। कितना मिलता जुलता है पापा से, और अब वह उसे देख तक नहीं पाती। यह भी कोई शाप था क्या? इसी उम्र में पति चल बसे थे, अब बेटा दुनिया में होकर भी उससे दूर हो गया है। बस यहीं तक साथ होना था, पर नहीं, उसे तो बेहद ज़रूरत है साथ की। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे छोड़ सकता है वह माँ को? एक फूंक सी उठती है भीतर, आंखें पनिया जाती हैं। यह कैसा भाग्य है, यह कैसा भाग्य है उसका। ज़रूर किसी ने जादू किया है उसके बेटे पर, वरना वह बेटा, वह तो माँ से बात किए बिना किसी रात सो भी न सकता था। अब कैसे सोता होगा? क्या पत्नी के जिस्म की गरमाई माँ को इस तरह भुला सकती है? नहीं, जरूर उसी ने टोना टोटका किया होगा। सारी उम्र उसने किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं कि इससे बच्चों की जिंदगी में कोई खलल न पड़े। पर उसे इससे क्या मिला? यूं भी तब राधा को यह इल्हाम नहीं था कि जब किसी लड़की की आंख में युवा बेटे के सपने सजने लगते हैं तो माँ के सपने बिखरने का वक्त आ जाता है। उसने सचमुच रजत के आसरे पोते पोतियों को खिलाते हुए बुढ़ापा गुजारने की सोची थी। रजत भी तो कहा करता था कि उससे, मम्मी स्टोर में रिटायरमेंट लेकर बस मेरे पास आ जाओ और वहीं आराम से रहो। अब जब शादी हुई, पोते पोतियां हो गए, तो वह उन्हीं के नाम पर माँ से तोड़ने की ज़रूरत महसूस करता है। यह कैसा समाज है भला? रत्ना को तो पता होता तो वह अपना मकान क्यों कर बेचती? रजत ही तो कहता था कि बेच दो मकान और बस हमारे पास आ जाओ रहने। अब जब अपने रहने का स्थान ही खो बैठी है तो कोई और नीड नहीं। जब तक अपना मकान रखा तो पूछ पूछ होती रही, या उसी की परवरिश में कोई कमी रह गई कि राजू की सोच उल्टी चल पड़ी। अब वह अपनी बहन से बोला था, सास बहू की चिड़चिड़ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। या तो मम्मी मेरे यहाँ रह सकती हैं या सुनीता। बिटिया को भी एक सुकून भरा घर चाहिए पलने के लिए। इनकी झिकझिक में बच्ची पर क्या असर होगा? मेरे लिए तो पहला सरोकार बच्ची का है, और बच्ची के लिए उसने बच्ची की माँ को चुना था।
और अपनी माँ को यूं ही अनचाही मक्खी सा निकाल फेंका था। हर आम हिंदुस्तानी औरत की तरह राधा पहले पति फिर हमेशा बच्चों के साथ ही रही। अब क्या करें, किसी को तो साथ रहना है। बेटियों के साथ रहना माँओं को मंजूर हो भी जाए तो जवाइयों को रास नहीं आएगा। फिर दस्तूर तो यही रहा है कि बेटे के पास रहेगी माँ। कहाँ गलती हो गई राधा से? क्या कमी कर दी उसने? किस तरह बड़ा किया कि आज बेटा उससे बात नहीं करता? सास बहू के रिश्तों में तनाव कोई नई बात तो नहीं, सभी घरों में ऐसा होता है। पर इससे कोई माँ से संबंध इस तरह तो नहीं तोड़ता कि कभी बात तक न करे। क्या बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया बेटे पर कि उठाने से पहले ही डर गया? माँ इंतजार करती रहती है पर बेटा न खत न फोन, किसी का जवाब ही नहीं देता। बेचारी बहनों अपनी बेटियों से संदेश भिजवाती हैं पर कोई असर नहीं। यह तो कोई तरीका न हुआ रहने का। सारी उम्र तो हारी नहीं थी, लड़ती रही हालात से। अब एकदम से पस सी हो गई है। लगता है जिसके लिए जिंदगी गुजार रही थी अब उसके जिंदगी का हिस्सा न होने पर सब कुछ निस्सार हो गया है, एकदम निरर्थक। क्या कोई आत्मसम्मान नहीं उसका? बेटा न अपना रहा तो यह उसकी किस्मत सही। बेटे की कमी को किस तरह पूरा करे वह? यह सोच ही परेशान कर रही है राधा को। कैसे कर पाएगी वह यह सब? उसे घर चाहिए था, अपनापन चाहिए था, कोई प्यार देने वाला, कोई प्यार लेने वाला चाहिए था। खेलने खिलाने के लिए पोते पोतियां, यही तो बुढ़ापे के सपने होते हैं। इनकी तो पत्नी के सपनों से कोई टकराहट नहीं। पर मन में कोई ऐसा मान ही ले तो क्या करे कोई? फिर एक दिन खोज खाज के पहुंच गई थी बेटे के घर। माँ का दिल था जब तक खोजा नहीं चैन से सोया नहीं जा रहा था। पर अब तो और भी पक्का फैसला हो गया। साफ साफ बात हो गई कि माँ का साथ रहना तनाव की जड़ है घर में। मुमकिन नहीं कि एक शहर में भी साथ हो। तब आना जाना चलता रहेगा और तनाव घर में आता जाता रहेगा, जो पति पत्नी को स्वीकार नहीं। अब यह आखिरी प्रहार था। राधा का कोई घर नहीं था, वह थी तनाव का झगड़ों का पुंज। जो कुछ करना है अपने बूते ही। अपने नीड़ को लौट आई, फिर से अपने आप को बटोरा, बिखरा हुआ तिनका समेटा। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था, बहुत बार गिर गिर कर वह फिर से उठी है। जिंदगी गिरने उठने का एक कटीला सिलसिला ही तो रही है। फिर अब क्यों इतना टूटा महसूस कर रही है? अब भी उठ के देख लिया जाए, हिम्मत तो कर ही ली जाए। पल भर बाद अखबार की नौकरी के इश्तिहार वाले सफ़े से कतरने काट रही थी। अपने इस हाल के लिए किसी को दोष नहीं देगी। नई दुनिया की यही रीति है, उसी को बदलना है, नया रास्ता खोजना है, जीने के नए तरीके सीखने हैं। रुलाई रुक गई, आंसू सूख गए, दिमाग अपने आप ही कहीं और एक दूसरी दिशा में चल पड़ा। उस रात उसने अपनी कंपनी के मालिक को अर्जी लिखी थी। मजमून था कि यूं तो 2 साल पहले रिटायरमेंट ले चुकी हूँ, पर क्या मुझे फिर से नौकरी पर बहाल किया जा सकता है? पर मन को भरोसा नहीं होता था कि नौकरी पर बहाल कर लिया जाएगा। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं, क्या पता बुला लें। चलो ना सही, कुछ और खोजेगी। उसी के इंतजार में नहीं बैठी रह सकती। यूं भी घंटों कैश रजिस्टर के आगे खड़ा रहना उबा और थका देता है उसे। अगली सुबह उसने अखबार की कतरनों को फिर से टटोला, पढ़ा। अगले ही पल उसकी बात हो रही थी एक हिंदुस्तानी मूल की महिला से। राधा कह रही थी, जी अपने बच्चे को तो पाला ही है, तब आपके बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो ठीक है, मैं कल से ही काम शुरू कर सकती हूँ। राधा अचानक एक घर पाने के उत्साह में झटपट तैयारी करने लगी। पैकिंग करते हुए मन में उदासी और उत्साह एक साथ जल बुझ रहे थे। कैसा लगेगा उसे किसी और के घर में रहना, किसी और के बच्चों से खेलना, एक इज्जतदार औरत का ऐसा काम करना। मन में कुछ हीन सा, पर यहाँ आकर स्टोरों में बेचने की नौकरी कर ली तो बच्चे संभालना, यह भी एक नया, एक अनदेखा सा रास्ता ही तो है। इस पर भी चलकर देख लें। उसे भी तो एक घर मिल रहा है, एक नई दुनिया। अनजानी जरूर है पर पहचानी हुई भी तो है।
इस रास्ते पर चलकर देखने में नुकसान क्या है? हो सकता है उन रास्तों पर चलते हुए एक नया सुख पा जाए। ना अच्छा लगे तो छोड़ देंगी। शायद कंपनी का बुलावा भी आ जाए। पर उस काम में कौन सा सुख है? बच्चे तो किसी को भी सुख दे सकते हैं। जो भी प्यार करे उसी के हो जाते हैं। कहने को कोई कहता है आया का काम है, तो बात तो भाषा की है। मैं एक मददगार हूँ। जिस किसी को भी चाहिए मैं मदद देने के काबिलियत और ख्वाहिश दोनों रखती हूँ। तो इसे छोटा काम क्यों कहा जाए? किसी माँ की जगह लेकर उसे प्यार देना, इससे बेहतर काम क्या होगा? इसे यहाँ आना नहीं कहा जाता तो वही क्यों कहें? नैनी सुनने में उतना बुरा नहीं लगता। नैनी तो नानी जैसी ही हुई ना। मैं भी उन बच्चों की नानी बन जाऊंगी। प्यार तो है ना मेरे भीतर, जो कोई भी ले ले। ऊपर से धन और रहने को घर भी। ठीक है, अगर जीवन जीने की यही नई शर्तें हैं तो उनको मान कर चलेगी इन नए रास्तों पर। फिर भी मन में उलटफेर होता रहा। यह रात का आना था या नई सुबह की शुरुआत, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। यह उसके जीवन की एक और त्रासदी थी या कि एक नया मोड़, जीने की नई शर्तें, सुखांत की या दुखांत की? कृपया सोच कर बताएं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।